हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ। देखें, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक्टर से मुराद एक ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी चीज़ या हस्ती जो इंटरनेशनल अफेयर के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रही हो। यहाँ एक्टर से मुराद कोई फ़नकार नहीं है जो मूवीज़ के अंदर या ड्रामास के अंदर काम कर रहा होता है, बल्कि यहाँ पे एक्टर से मुराद वो चीज़ जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, ट्रेड और कॉपरेशन में बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रही हो। तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर दो किस्म के एक्टर पाए जाते हैं। एक होता है स्टेट एक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। इनको बाज़-औक़ात एंटिटीज़ भी कहा जाता है। अब स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? स्टेट से मुराद यानी जैसे मुल्क, कंट्रीज़, ये इंटरनेशनल रिलेशन में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और हमें पता है कि हम स्टेट या रियासत या मुल्क किसको कहते हैं? जिसके पास पॉपुलेशन हो, जिसके पास टेरिटरी हो, जिसके पास एक सरकार हो, ठीक है? और वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हो, उसके पास कैपेसिटी हो मुल्क चलाने का, हम उसको स्टेट बोलते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसराइल, यूएसए, अमेरिका, यूके, ये क्या हैं? ये स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है? इसी तरीके से फिर कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं या जिनको हम नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी कहते हैं। उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। अब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये कोई मुल्क मुल्क नहीं होते। जैसे एक मुल्क है, कंट्री है, उस तरह नहीं होते। उनकी कोई ख़ास लीगल पर्सनैलिटी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जनाब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा उनका अहम किरदार होता है। उसमें अब नॉन स्टेट एक्टर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, ओआईसी। इसी तरीके से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, जैसे अमेज़न है। अब ये आप देखें, ये तो कंपनीज़ हैं ना दोस्तों, लेकिन ये यानी कि इनका भी इतना अहम किरदार अदा हो चुका है कि इंटरनेशनल रिलेशन में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो इनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। इसी तरीके से एनजीओज़ हैं या इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अल-कायदा, तालिबान, टीएलपी वगैरह। तो ये लोग, इन लोगों को हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। यानी वो किसी रियासत का हिस्सा नहीं होते, उनकी कोई सॉवरेनिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका इतना अहम किरदार अदा होता है कि हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है जी। और लेकिन फिर भी इनका इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा अहम किरदार अदा होता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो मुल्कों में कार्रवाई करते हैं, तो दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात भी ख़राब कर सकती है। वो कहता है कि जी ये तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा ग्रुप है, दूसरा मुल्क कहेगा जी नहीं तुम्हारा ग्रुप है। तो यानी कि ये इस तरह की जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन को बड़ा ठीक-ठाक उसके यानी इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है? इसी सारी चीज़ को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो जनाब सबसे पहले स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? सिंपल स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है कोई एक कंट्री, कोई मुल्क, स्टेट, रियासत। अब स्टेट का क्या क्राइटेरिया है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मोंटवीडियो कन्वेंशन 1933 हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि जो रियासत होती है, जो मुल्क होता है, उसकी कुछ क्राइटेरिया, यानी एक तो भाई उसकी परमानेंट पॉपुलेशन हो, उसके पास आबादी हो ठीक ठाक किस्म की, नंबर वन। नंबर टू, उसकी डिफाइंड टेरिटरी हो, डिफाइंड हदूद हो। जैसे इंडिया है, उसकी डिफाइंड टेरिटरी है। पाकिस्तान है, उसका अपनी अपनी एक इलाका है, टेरिटरी है, 4 सूबे हैं, बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन रहती है, आवाम रहती है, और वहाँ पे हुकूमत हो किसी की, कोई सरकार हो, जैसे यहाँ पे नून लीग की हुकूमत है, कहीं पे इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत है। तो परमानेंट एक हुकूमत भी होनी चाहिए और साथ में उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो निभा सके, यानी किसी मुल्क के साथ कारोबार कर सके, तिजारत कर सके, लेन देन का काम कर सके। ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्टेट हुड या स्टेट। तो पहला एक्टर तो हो गया स्टेट एक्टर, जो इंटरनेशनल लॉ का प्राइमरी सब्जेक्ट है, जो फुल लीगल पर्सनैलिटी है, जिसकी कुछ उसके अपने राइट्स भी होते हैं, उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। ठीक है? यानी इसको बोलते हैं स्टेट एक्टर। अब राइट्स ऑफ स्टेट्स के क्या होते हैं? एक मुल्क के क्या राइट्स हैं? भाई सबसे पहले तो उसकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, यानी वो खुद मुख्तार हो, वो आज़ाद हो, उसकी जो हदूद हैं उसकी हिफाजत की जाए, उसकी हदूद की वायलेशन ना की जाए। यानी एक मुल्क है वो अपने टेरिटरी के अंदर कवानीन बना सकता है, मुल्क को चला सकता है, लॉज बना सकता है और अपने बॉर्डर्स को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके डोमेस्टिक अफेयर्स में किसी की इंटरवेंशन ना हो।
ठीक है, ये उसका राइट है कि एक मुल्क है, उसके मुल्क के अंदरूनी मामलात में हमने मुदाखलत नहीं करनी, क्योंकि भाई ये उसकी सॉवरेंटी है, ये उसका राइट है। ठीक है, इसके अलावा जनाब इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो बिल्कुल इक्वल हो, ये ना हो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ मुल्कों को खास आप प्रायोरिटी दें और कुछ मुल्कों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, ऐसा नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर हर रियासत इंटरनेशनल लॉ के सामने बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से राइट टू सेल्फ डिफेंस, उसको अपने डिफेंस करने का राइट हो, यानी अगर उस मुल्क या स्टेट के ऊपर कोई कब्जा करता है, अटैक करता है, तो वो उसके पास ये पूरा राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस करे। जैसे अभी इसराइल ने ईरान पे हमला किया, तो ईरान के पास ये राइट है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, क्योंकि ये उसका राइट है बीइंग अ स्टेट। ठीक है जी। इसके अलावा इस जो स्टेट्स होती हैं, इनके अपने ड्यूटीज़ भी होती हैं, इनके फ़राइज़ भी होते हैं। सबसे पहले जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उनका इन्होंने एहतराम करना है, उसके ऊपर अमल करना है। इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, जैसे जेनीवा कन्वेंशन है, और जितने भी इंटरनेशनल माहदे होते हैं, उनको इन्होंने फॉलो करना होता है। इसके अलावा अगर उनका कोई किसी मुल्क के साथ कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, कोई इख्तलाफ है, तो उसको प्यार और मोहब्बत के साथ हल करना है, या किसी अदालत या किसी फोरम में लेके जाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर बॉर्डर का डिस्प्यूट है किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो उसको वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है। इसी तरीके से दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेट करे, ताउन करे, प्यार और मोहब्बत के साथ चले। जैसे कोविड आया था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में कोऑपरेट किया था। ठीक है ना, तो ये सारी एक स्टेट की ड्यूटीज़ होती हैं, फ़राइज़ होते हैं। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर इसका क्या रोल होता है भाई? एक तो वो ट्रीटीज़ को क्रिएट भी करते हैं, इन्फोर्स भी कर सकते हैं। अब जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जी क्लाइमेट के हवाले से आपने अपने मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना इक़दामात उठाने हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेशन करनी है, उसका हिस्सा बनना है। यानी यूनाइटेड नेशन की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अगर आपको कोई बुलाया जाता है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करें, अपना केस फाइट करें, और इसके अलावा जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो करें। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आपको पता है ना कि एक सफ़ीर जब दूसरे मुल्क में जाता है, तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। तो आपने अगर आपके मुल्क में किसी और मुल्क का कोई बंदा यहाँ पे रहता है एज ए सफ़ीर, तो आपने उसको इम्यूनिटी देनी है, आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, तो ये स्टेट का एक किरदार होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो ये हो गया स्टेट एक्टर। अब हम देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं। देखें जी, नॉन स्टेट एक्टर्स एक्चुअली वो किसी हुकूमत का ऑफिशियली पार्ट तो नहीं होते, और ना ही उनके पास कोई फुल लीगल पर्सनालिटी होती है, जैसे एक सॉवरेन स्टेट या एक मुल्क की तरह उनकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन फिर भी यार इंटरनेशनल लॉ के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, इकनॉमिक्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार अदा होता है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना दोस्तों, हम इनको नॉन स्टेट एक्टर कह सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये वो यूनाइटेड नेशन किसी एक मुल्क की तो नहीं है ना, इसमें सारे कंट्रीज मेंबर, उनके पास मेंबरशिप है। तो लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका बड़ा अहम किरदार है। अब इसराइल और ईरान की आपस में जो है ना, वो जो है ना तनाज़ा चल रहा है, तो उसमें यूनाइटेड नेशन बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तो ये अब देखो, है तो ये नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका कितना अहम किरदार है। ठीक है जी। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और इनको हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। इसी तरीके से कुछ एनजीओज़ हैं, ठीक है, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, उनको भी नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है। ग्रीन पीस है, वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से, ये अगर किसी मुल्क में जंग छिड़ जाती है और लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये इमरजेंसी मेडिकल एड देते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये भी एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स को रिपोर्ट करती है, कहीं पे उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो वो बताती है। ठीक है, तो एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, दूसरा और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओज कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेस्ले है, कोका कोला है। इसके अलावा यूट्यूब है, फेसबुक है, मेटा है। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी बढ़ चुकी हैं, यानी इंटरनेशनल कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी हैं, तो ये अब एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह किरदार अदा करती हैं। यानी अब यूट्यूब का भी बड़ा किरदार अदा होता है, आपको पता है ना, इन्फॉर्मेशन के हवाले से, फेक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ट्विटर, फेसबुक
और बड़े कंट्रीज इनको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, अपने मुल्कों में इसके ऊपर बैन भी लगाते हैं। इनका यानी कि इतना इतना अहम किरदार अदा होता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इसके अलावा जनाब एक और कैटेगरी है जो बड़ी ख़तरनाक है नॉन स्टेट एक्टर्स की, वो है जनाब जितने भी ये आर्म्ड एक्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे ग्रुप्स जो वायलेंस का तरीका इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मकासद के लिए। यानी एक मजहबी ग्रुप है, वो दहशतगर्दी फैलाता है। एक कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, लेकिन वो जो है ना ताकत का इस्तेमाल करता है, उनके पास वेपन्स हैं, ठीक है, और वो हुकूमत को नहीं मानते और हुकूमत के खिलाफ ही बगावत करते हैं, तो इनको भी हम बोलेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। जैसे पाकिस्तान में टीएलपी है, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ऐसे छोटे मोटे जितने बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जो बगावत करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जैसे आईएस है, इस्लामिक स्टेट है, सीरिया और इराक में अलकायदा है, FARC है कोलंबिया के अंदर। इसके अलावा ये जनाब इनकी इंसर्जेंट मूवमेंट्स भी होती हैं, ये आज़ादी मांगते हैं या ये अपना पॉलिटिकल सिस्टम या अपना रिलीजियस सिस्टम नाफिज करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट मिलिट्री और सिक्योरिटी कंपनीज भी जो है ना, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी एज ए नॉन स्टेट एक्टर हम उनको कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, वो बड़ा नाम होता है, जैसे मलाला यूसुफजई है, और भी बड़े लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको बहुत सारी कंट्रीज ढूंढ रहे होते हैं। जैसे वो शाहरुख खान साहब कहते हैं ना कि डॉन को ना 14 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तो वो अब एक नॉन स्टेट एक्टर बन गया, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे बिल गेट्स है, एलन मस्क है, ये लोग भी ना नॉन स्टेट एक्टर हम इनको कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मजहबी जमातें हैं, मजहबी पीसफुल जमातें हैं जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, चैरिटी करती हैं, डायस्पोरा कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी नॉन स्टेट एक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे BBC, अल जज़ीरा। अब BBC कोई यूके का नहीं है भाई, वो तो पूरी दुनिया का माना जाता है ना। अल जज़ीरा कोई सिर्फ एक अरब कंट्री का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को माना जाता है, तो ये भी एक नॉन स्टेट एक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो थिंक टैंक्स हैं, अकेडमिया हैं, ट्रेड यूनियन है, ये सारी चीज़ें भी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, एक मुल्क में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, हम उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर बीच में इंटरेक्शन क्या होता है? यार इनका आपस में जो ताल्लुक है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा डायनामिक है और तब्दील भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, वो रियासत या मुल्क की हेल्प करते हैं, जैसे NGOज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मदद करती हैं किसी मुल्क में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है, अर्थक्वेक आता है, सैलाब आता है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प करती हैं, ऐड देती हैं, NGOज़ काम करते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है ना, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, जॉब्स क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो यानी ये हेल्प भी करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक इंटरनेशनल कंपनी है अमेज़न, वो किसी एक मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। बिल गेट्स हैं, वो किसी मुल्क में जाके स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो यानी कि ये बड़ी मदद करते हैं। जो यानी स्टेट एक्टर जो है ना, उनकी ये नॉन स्टेट एक्टर्स बड़ी मदद करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये बड़ा इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो क्या करती है, वो किसी मुल्क में जाके कारोबार करती है, लेकिन उस मुल्क को कहती है कि जी आप अपना कारोबार का जो कवानीन है वो चेंज करें, मुझे ये कवानीन सूट नहीं करते। तो वो जो मुल्क है वो सिर्फ उस इंटरनेशनल कंपनी की वजह से अपने कवानीन को तब्दील करता है। इसी तरीके से जो NGOज़ हैं, वो एक मुल्क में जाके ना कैंपेन चलाती हैं प्रॉपर। एक मुल्क है, कंट्रीज़ है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशन है, वहाँ की हुकूमत जो सरकार है अपने लोगों को उठाती है, ठीक है ना, उनको लापता कर देती है, तो वहाँ पे NGOज़ आवाज़ उठाते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, आप अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं देते हो। तो इस तरह भी इन्फ्लुएंस भी करती हैं, लॉबिंग भी करती हैं, और ये NGOज़ और ये मल्टीनेशनल कंपनीज नॉर्म सेट करती हैं, यानी ये स्टैंडर्ड सेट करती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब इनका एक तीसरा पहलू ये भी है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बाज़ औक़ात कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, और बाज़ औक़ात जो स्टेट एक्टर्स हैं यानी हुकूमत है उसको चैलेंज करते हैं। जैसे कई मुल्कों में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अब ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये हर वक्त रियासत को चैलेंज करते रहते हैं, बम धमाके करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, यानी कि वो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब
हाइब्रिड वारफेयर के अंदर स्टेट इंस्पायर्ड ग्रुप, यानी कि दूसरे मुल्क का जो है ना, दूसरा मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनको फंडिंग देता है। मिसाल एक मुल्क है, उसके अंदर कुछ लोग जो है ना वो नाराज़ हैं, तो पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन है वो उन लोगों को पैसे लगाता है कि जी जाके तुम यहाँ पे लोगों को मारो, दहशतगर्दी करो। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक पहलू है कि नॉन स्टेट एक्टर्स बाज़ औक़ात प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं स्टेट के लिए। अच्छा जी, अब इन नॉन स्टेट एक्टर्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या किरदार है जी? सबसे पहले तो ये बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, उठाते हैं, एडवोकेट करते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस है। ये जितने भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है या कोई ऐसे मामलात हैं ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, कैंपेन करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। अगर किसी मुल्क में ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो ये इंटरनेशनल जो नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ वहाँ पहुँच के लोगों की मदद करती हैं। और बाज़ औक़ात ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, जो एज़ ए नॉन स्टेट एक्टर्स, ये मईशत को उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं। यानी अगर एक इंटरनेशनल कंपनी किसी मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो जो है ना पूरी का पूरा जो मुल्क का जो मईशत है ना, वो खड़ी हो जाती है, यानी कि वो तरक्की करना शुरू कर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है वो। ठीक है ना? अब जैसे इंडिया के अंदर जनाब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जनाब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं, एलन मस्क भी पहुँच रहा है, वहाँ पे फेसबुक वाले भी पहुँचे हुए हैं, सारे अपनी-अपनी दफ़ा यानी कि जो है ना ऑफ़िसेज़ ओपन कर रहे हैं, अपने जो है ना वो स्टोर हाउसेज़ ओपन कर रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात फिर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये कन्फ्लिक्ट भी और प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गन ग्रुप्स हैं, जैसे अल-कायदा है, तालिबान है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में कार्रवाई कर रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में टीएलपी है। और बाज़ औक़ात ये जो एनजीओज़ होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक किसी मुल्क को अकाउंटेबल भी ठहराती हैं। यानी एक मुल्क है, वो अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहा, उनको उनको बेसिक जो उनकी ज़रूरियात वो पूरी नहीं कर रहा, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ पाबंदी लगा देती हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ है अभी एक किस्म का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पाकिस्तान उसकी शराइत पूरी नहीं करेगा, तो वो पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं देगा, पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं देगा तो पाकिस्तान का यानी कि डिफ़ॉल्ट मसला हो जाएगा। तो यानी कितना उसका अहम असर है, ठीक है ना? तो वो फिर पाकिस्तान को मजबूर करता है कि भाई ये काम करो, ये ना करो, अपने खर्चे पूरे करो, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करो, टैक्सेस ज़्यादा लगाओ, रिफ़ॉर्म्स ले आओ, स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स ले आओ, ये सारा कुछ। ठीक है जी? तो अब हम कंपैरिजन देखते हैं स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट। सबसे पहले जो स्टेट एक्टर्स होते हैं वो हुकूमती बॉडीज़ होती हैं, वो सरकारी बॉडीज़ होती हैं, सरकार बल्कि खुद होती है, वो मुल्क होता है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और जो स्टेट एक्टर है वो सॉवरेन है, खुद मुख्तार है, उसकी लीगल पावर है। लेकिन नॉन स्टेट जो है ना इनफॉर्मल है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत है। इसके अलावा अब एग्जांपल क्या है स्टेट एक्टर्स का, जैसे अमेरिका, चाइना, यूके, रशिया, ये ठीक है जी। और लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का जैसे यूनाइटेड नेशन, एनजीओज, मल्टीनेशनल कंपनीज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्टेट एक्टर्स जो है ना वहाँ पे टैक्स लिया जाता है, उनकी अपनी फ़ौज होती है, उनके अपने लॉज होते हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के पास कोई फ़ौज वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती, टैक्स वगैरह नहीं लगाते, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं, यानी कि लॉबिंग ज़रूर करते हैं। अब स्टेट एक्टर्स का मकसद क्या होता है कि नेशनल इंटरेस्ट, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, सॉवरेंटी के लिए, उसके फ़ायदे लेके काम करते हैं। जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी नज़रियात के लिए, अपनी पावर के लिए काम करते हैं। स्टेट एक्टर्स जो है ना वो यानी कि उनके ऊपर लिमिटेशन है इंटरनेशनल लॉ के तहत, यानी वो बाउंड है इंटरनेशनल लॉ के तहत। लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, ये बाज़ औक़ात इंटरनेशनल लॉ की परवाह भी नहीं करते, बल्कि उसके स्कोप से बाहर जाके भी काम कर रहे होते हैं। अब जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या पड़ी है इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से, अमन के हवाले से, प्यार मोहब्बत के हवाले से, तो वो नहीं मानते और वो धड़ाधड़ लोगों को मार रहे होते हैं, दहशतगर्दी कर रहे होते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बताया इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन के तहत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।